मैं पवन सर। आज हम लोग 11th क्लास का मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आप लोग का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग फटाफट मैथ का मॉडल सेट देखते हैं ताकि हम लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके मॉडल सेट के द्वारा एग्जाम में। और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि मॉडल सेट को हम बहुत बेहतरीन ढंग से फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले हैं और आपको मॉडल सेट के मदद से बहुत कॉन्सेप्ट देने वाले हैं ताकि जिस चैप्टर से इसमें क्वेश्चन दिया गया है नहीं हो तो उसका हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन के मदद से बताने वाले हैं। इसलिए जरूर वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेहतरीन से ढंग से समझ में आएगा। जरा सा भी आपको नहीं लगेगा कि ऑनलाइन क्लास में या हम लोग यूट्यूब के मदद से मॉडल सेट देखें, लगेगा कि आपको बगल में कोई बैठ करके समझा रहा है, वो भी इतना बेहतरीन ढंग से। इसलिए जरूर वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि बताइए कि इसमें से कौन सा नल सेट का उदाहरण है। बताइए कि इसमें से कौन सा नल सेट का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में पूछ रहा है आपको बताइए इसमें से कौन नल सेट का उदाहरण है। सबसे पहले नल सेट होता है क्या बाबू? सबसे पहले नल सेट होता क्या है? थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं इसको। नल सेट होता क्या है? सुन रहे हो? ढंग से देखो, गौर से देखो, समझा देंगे बढ़िया से। नल सेट क्या होता है? नल सेट किसको कहते हैं? अरे नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें दिया गया कंडीशन या दिया गया शर्त के अनुसार एक भी एलिमेंट नहीं आवे, बेचारा पूरा तरह से खाली रह जाए, बेचारा पूरा तरह से खाली हो, एक भी उसमें एलिमेंट के आने की कोई संभावना नहीं, कोई आवे लोकर में तैयारे नहीं है, ऐसा कंडीशन या शर्त बोल दिया गया कि कोई आवे तैयारे नहीं। तो उस कंडीशन और शर्त के द्वारा अगर कोई भी उसमें नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ सकता है, तब जो सेट बनेगा उसी तरह के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। जैसे आप लोग 11th क्लास में हम बोले कि बता इसमें से कौन कौन शादी किया है, किसका किसका बच्चा है। किसी का बच्चा हो सकता है 11th क्लास में, हो सकता है, लेकिन मान लो कि कोई भी 11th क्लास के अभी तक शादी नहीं किया है, कोई की शादी नहीं किया है, किसी का एक भी बच्चा नहीं है, तो हम बोलेंगे बता 11th क्लास में यहाँ जो भी स्टूडेंट है बताइए किनका शादी हुआ है। किसी की शादी नहीं हुआ है, तो हम जो बोले किनका शादी हुआ है उस शादी के शर्त पर कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, इसका मतलब नल सेट हो गया। किनका के बच्चा है? किसी का बच्चा है अभी, किसी का जब शादी नहीं हुआ 11th क्लास में तो बच्चा कहां से होगा? इसका मतलब इस शर्त पर भी कोई एलिमेंट आएगा, कोई भी 11 का बच्चा इस ग्रुप इस शर्त को मानेगा, इस कंडीशन को मानेगा? नहीं मानेगा। मतलब इस केस में भी नल सेट बनेगा। खुद मेरा बोल पवन सर का बच्चा है, हमारे तो खुद शादी ना बोलो भाई, तो कहां से बच्चा होता? तो जो बोला कि पवन सर के बच्चा का लिस्ट बनाओ, कोई है ही नहीं, अभी तक शादी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब जो वो बोले उसमें से एक भी एलिमेंट आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो सेट बनेगा कैसा सेट बनेगा? नल सेट बनेगा। अरे नल सेट का मतलब ऐसा शर्त, ऐसा कंडीशन आपको बोल दिया गया जिस शर्त कंडीशन पर उस ग्रुप में, उस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आ सकता है, तो वैसा ही सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। और आपका पहला क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन नल सेट का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से पहला ऑप्शन ही आपका सही है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन में बोला है कि ऐसा सेट बनाओ, ऐसा सेट बनाओ जो इवन नंबर भी होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए और साथ में 2 से बड़ा भी होना चाहिए। सो बोल रहा है। पहला ऑप्शन में बोला है कि ऐसा संख्याओं का सेट बनाओ या ऐसा संख्या को खोज के लाओ, समूह में लाओ जो सम संख्या भी है, प्राइम नंबर भी है, यानी अभाज्य संख्या भी है और साथ ही साथ 2 से बड़ा भी होना चाहिए। साथ ही साथ 2 से बड़ा होना चाहिए, ये जो बोल दिया ना, साथ ही साथ 2 से बड़ा होना चाहिए, इसी कारण एक भी
नहीं आएगा इस शर्त पर। सम संख्या तो जानते हो, ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है बाबू? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो आप लोग जानते हैं। अभाज्य संख्या तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग जानते होंगे। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी से नहीं कटता है, जो किसी से नहीं कटता है, जिसका गुणनखंड एक और खुद के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड मैक्सिमम 2 ही होता है, एक और एक खुद। एक और एक खुद, जिसका शादी नहीं होता ना, समझो वो अभाज्य संख्या, क्योंकि उसका 2 ही गुणनखंड है। एक से तो बेचारा कोई भी कट जाता है, और एक खुद है। अगर वो अभाज्य संख्या नहीं रहता, भाज्य संख्या रहता, तो किसी और से कटता, और किसी और से कटता तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाता। समझ रहा है? तो जिसका भी धरती पर शादी नहीं हुआ है, समझो अभाज्य संख्या जैसे। और अगर कोई भाज्य संख्या रहेगा तो उसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, मतलब एक खुद अपने और कोई और से वो कटता है, और कोई और से अगर कटेगा तो जरूर उसका चक्कर चलेगा, और चक्कर चलेगा तो जरूर शादी ब्याह होगा। तो धरती पर वैसा आदमी जो अभी तक शादी नहीं किए या नहीं हो रहा है, वो कैसा संख्या को पालन करता है? अभाज्य संख्या को। मतलब अभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है। जैसे उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब का सब कैसा संख्या? अभाज्य संख्या। 11 क्लास 1 जो होता है ना, वो ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य। लेकिन आधा से ज्यादा आप लोग जानते होंगे कि 1 कैसा संख्या है? भाज्य संख्या। कोई बोलता है अभाज्य संख्या, लेकिन आज जान जाइए 1 ना तो भाज्य संख्या होता है और ना ही अभाज्य संख्या। तो पहला ऑप्शन में क्या था? वैसा सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी हो और साथ ही 2 से बड़ा भी हो, वो सारा संख्या का सेट बनाओ। धरती पर कोई भी ऐसा सम संख्या नहीं है जो 2 से बड़ा है और अभाज्य संख्या है। मात्र एक ही धरती पर एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और वो कौन संख्या है? 2 है। वो कौन संख्या है? 2 है। खाली बोलता है इवन प्राइम नंबर, तब तो एगो बेचारा आ जाता, एक भी आ जाता तो वो खाली नहीं रहता, नल सेट नहीं कहलाता। लेकिन इसमें कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, और 2 से बड़ा कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पहला ऑप्शन से ही कैसा सेट बनेगा? नल सेट। क्योंकि कोई भी ऐसा सम संख्या साथ में अभाज्य संख्या भी हो जो 2 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी धरती पर कोई भी सम संख्या नहीं है जो 2 से बड़ा है और अभाज्य संख्या है। मात्र कौन संख्या है? 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। 2 से कोई भी बड़ा सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो बोला है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसका मतलब पहला क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ही कैसा सेट बनाएगा? नल सेट बनाएगा। समझ रहे हो कितना डिटेल? देख रहे हो? सुनो, समझो, आप भी सीखो। बोलने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बहुत मजा आने वाला बाबू। बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाले। अभी एक क्वेश्चन बताएं, सारा क्वेश्चन जब आप 40 के 40 पढ़ लोगे ना इस वीडियो के माध्यम से, या 40 क्वेश्चन आप जब बढ़िया से देखोगे ना, आपको बोरा भर के हम कॉन्सेप्ट दे देंगे। और दूसरा का वीडियो देखोगे ना, खाली क्वेश्चन भर, पहला की ऑप्शन, दूसरा की ऑप्शन, तीसरा की ऑप्शन, काहे, कैसे, क्यों, कुछ मतलब नहीं। इसलिए जरूर देखिए। अगर सीखना नहीं भी पढ़े हो ना, तो मैथ का अगर हम 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव समझा देंगे ना, तो समझो पूरा मैथ का सिलेबस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। और मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा देख करके वीडियो से
आप बहुत बढ़िया से एग्जाम का तैयारी कर सकते हो और बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। दूसरा नंबर में देखो क्या बोला बाबू, दूसरा नंबर में आपको फिर से एक सेट दे दिया है, कहता है एक्स है, एक्स बिलोंग कहाँ कर रहा है, रियल नंबर में। नीचे क्या दिया बाबू, -2 इस तरह करके लिखा हुआ है। कह रहा है कि एक सेट है जिसमें एक्स है और वह जो एक्स है से -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो बोलता है कि नीचे 4 वो ऑप्शन जो है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बाबू इस क्वेश्चन को बताने के पहले हम 2 चीज बताते हैं आपको। एक इंटरवल होता है, इंटरवल के बारे में थोड़ा सा हम सिखाते हैं, इंटरवल के बारे में, ठीक है, इंटरवल के बारे में सिखाते हैं। बाबू इंटरवल 2 तरह के होता है, एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। थोड़ा सा इंटरवल के बारे में सिखाते हैं आपको। एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का सिंबल दोनों तरफ से छोटा ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल का सिंबल दोनों तरफ से बड़ा ब्रैकेट होता है। हमेशा इसके अंदर 2 संख्या लिखा रहता है, हमेशा इसके अंदर 2 संख्या लिखा रहता है। इसको अगर छोटा ब्रैकेट में 2 संख्या लिखल रहेगा तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट में अगर 2 संख्या लिखल रहेगा तो उसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। बाबू अगर छोटा ब्रैकेट में 2 संख्या लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें एक तीसरा संख्या जो इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। कभी भी इंटरवल अगर ओपन इंटरवल हो, मतलब छोटा ब्रैकेट में 2 संख्या लिखा हो, तो उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। और अगर ओपन इंटरवल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि इसमें एक तीसरा संख्या है जो इससे बड़ा होगा और इधर वाला से छोटा होगा। मान लो वो तीसरा संख्या x है, x, तो x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। ये किसका नियम है, ओपन इंटरवल का, यानी जब छोटा ब्रैकेट में लिखल रहेगा तब। लेकिन यही अगर क्लोज इंटरवल में लिखल है, बड़ा ब्रैकेट में लिखल है, बड़ा ब्रैकेट में लिखल रहेगा तो इसको क्लोज इंटरवल बोलेंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इसमें भी एक तीसरा संख्या है, लेकिन वो संख्या इससे बड़ा होगा लेकिन इसके बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा होगा लेकिन इसके बराबर भी हो सकता है। तब क्लोज इंटरवल में दोनों भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, और ओपन इंटरवल में केवल बीच वाला हो सकता है। केवल क्या हो सकता है, बीच वाला। तो अगर कहीं भी इस तरह लिखा हो, इस तरह बराबर का चिन्ह यहां नहीं दिया हो, इसका मतलब इसको आप किस रूप में लिख सकते हो, ओपन इंटरवल में। और अगर बराबर का चिन्ह दे दिया है दोनों तरफ तो इसको किस इंटरवल में लिखोगे, क्लोज इंटरवल में, मतलब बड़ा ब्रैकेट में। अब बोलोगे सर एक तरफ बराबर है एक तरफ बराबर नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिधर बराबर रहेगा उधर बड़ा ब्रैकेट, जिधर बराबर नहीं रहेगा उधर छोटा ब्रैकेट, क्योंकि छोटा ब्रैकेट में वो संख्या नहीं होता है और बड़ा ब्रैकेट में अगर इंटरवल लिखल रहेगा तो वो भी संख्या होता है। इसका मतलब अगर इक्वल टू का भी साइन दे दिया है तो उस संख्या के तरफ बड़ा ब्रैकेट, दोनों तरफ दिया है दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, मतलब उसको आप क्लोज इंटरवल में लिख सकते हो। और अगर किधरों दोनों तरफ में कोई किसी तरफ बराबर का चिन्ह नहीं दिया है तो आप उसको किस इंटरवल में लिखोगे, ओपन इंटरवल में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई भी बराबर चिन्ह किधरों नहीं दिया है, इसका मतलब आप इसको कौन सा ब्रैकेट में लिखोगे, छोटा ब्रैकेट में, यानी कैसा इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो दूसरा क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगर बाबू बराबर चिन्ह नहीं दिया रहेगा, इसको इंटरवल में लिख रहे हो, ऐसे लिखेंगे छोटा ब्रैकेट में, लेकिन इसी में अगर बराबर चिन्ह दे देता
तो इसको लिखते हैं बड़ा ब्रैकेट में यानी क्लोज इंटरवल में। बोलोगे सर एक तरफ बराबर है एक तरफ बराबर नहीं है, तो जिधर बराबर है उधर बड़ा ब्रैकेट, जिधर बराबर नहीं उधर छोटा ब्रैकेट, इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। सर बोल इधर बराबर नहीं है इधर बराबर दे दिया है, इसको लिखेंगे इस तरह, इसको पढ़ते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। समझ गए? अब इसका उल्टा छोटा ब्रैकेट में निकल रहेगा इस तरह लिखना है, बड़ा ब्रैकेट में निकल रहेगा इस तरह लिखना है, इक्वल टू साइन भी देना है। एक बड़ा एक छोटा, जिन्हें बड़ा उन्हें इक्वल टू साइन, जिन्हें छोटा उन्हें इक्वल टू साइन नहीं देना है। जिधर बड़ा उधर इक्वल टू साइन, जिधर छोटा उधर इक्वल टू साइन नहीं देना है। समझ गए? अब इस तरह का क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के पूछे जरूर बनेगा, हमेशा लेख के लिए। तीसरा क्वेश्चन में बाबू एक सेट दे दिया है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है। 4 को ऑप्शन दिया है, बोलता है कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले सेट क्या दिया हुआ है? सेट में आपको 1 है 2 है, फिर 3 और 4 एक ही साथ है, 5 और 6 है। आपको 4 को ऑप्शन दिया गया है, पूछता है ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले थोड़ा सा 1 मिनट में हम लोग जल्दी जल्दी कुछ समझते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। देखिए बाबू इसको बताने के पहले मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, इससे क्या क्या लिख सकते हैं। बाबू ये सेट को मान लिए, ये इस सेट को मान लिए 1। इस सेट में देखिए 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। देखो ये एक जो है से इस सेट का एलिमेंट है, तो आप लिख सकते हो 1 बिलोंग्स टू ये। अगर इस सेट में कौन कौन एलिमेंट है आपको ये लिखना है, तो वो एलिमेंट डायरेक्ट उतारिए बिना ब्रैकेट में। सुनो गौर से एकदम धसेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुनो तो, जहां पढ़ रहे हो या पढ़े हो ना वहां भी बहुत बढ़िया से सुनो तो। जो अगर इसमें जो एलिमेंट है आप ये बताना चाह रहे हो कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, कैसे लिखेंगे सर? वो एलिमेंट उतारो, ई चिन्हवा दो और ये सेट का नाम लिख दो। कोई भी ब्रैकेट इधर नहीं डलाएगा, कोई भी ब्रैकेट नहीं। गौर से सुनो, 2 इस सेट का एलिमेंट है, कैसे लिखाएगा? 2 बिलोंग्स टू ये, बिना कोई ब्रैकेट का। 3 वो लेकर एलिमेंट है सर, कैसे लिखे सर? 3 बिलोंग्स टू ये। 3 में कोई भी ब्रैकेट नहीं पड़ेगा। सुन रहे हो? एक बात। दूसरा बात, बोल सर हम 1 में ब्रैकेट दे देंगे, तब क्या लिखेंगे? 1 में ब्रैकेट दे दोगे ना तो यहां सबसेट का चिन्ह लग जाएगा। सबसेट का चिन्ह लग जाएगा या प्रॉपर सेट का चिन्ह लग जाएगा। इसको सबसेट बोलते हैं, इस चिन्ह को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर सबसेट को भी आप सबसेट ही बोल सकते हो। सबसेट का मतलब होता क्या है? सबसेट का मतलब होता है कि इससे जो छोटा समूह बनेगा, और जो छोटा समूह बनेगा उसका एलिमेंट इसी का एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी अलग नहीं, कोई भी बाहरी नहीं। इससे जो छोटा ग्रुप बनेगा, 1 एलिमेंट का, 2 एलिमेंट का, 3 एलिमेंट का, उसी को बोलेंगे इसका सबसेट या प्रॉपर सबसेट। लेकिन वो छोटा समूह में बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक रे होना चाहिए। मान लो एक घर में 15 सदस्य, 15 सदस्य एक सेट कहलाया। अब वही 15 सदस्य में से 3 को एक तरफ लड़ाई हो गलो, झगड़ा हो गलो, मंजिला लड़ाई हो गलो, एक ग्रुप बैठ गलो, वो कहलाए तो सबसेट। अब ऐसा नहीं कि लड़ाई हो गलो तो दूसरा वाला के घारा वाला के लाकर रख रही अपन घारा में, वो सबसेट ना कहले। सबसेट ये भी सबसेट का चिन्ह है, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। प्रॉपर सबसेट का मतलब वही होता है कि इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए।
तो कभी भी बाबू कोई भी सेट का एलिमेंट में अगर आप ब्रैकेट चिन्ह लगा देते हो, ब्रैकेट, अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो, ब्रैकेट, अगर कोई भी सेट का एलिमेंट को लिख करके उसमें ब्रैकेट लगा देते हो, तो उसके बाद अगर इस सेट का नाम लिखते हो तो दोनों के बीच में या तो ये चिन्ह या तो ये चिन्ह होना चाहिए। ये चिन्ह कभी भी नहीं होना चाहिए। ये चिन्ह का मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब वह एलिमेंट इस सेट का है। तो इस चिन्ह में एलिमेंट में कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, एकदम याद रखना। और अगर ब्रैकेट लगा दोगे तो ये दोनों में से एक चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाने के बाद ये इसका सबसेट हो जाता है, और सबसेट लिखने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है, और एलिमेंट उसमें है ये लिखने के लिए ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है। अब आप तीसरा क्वेश्चन खुद सोचो कौन सही है कौन गलत है। तो तीसरा क्वेश्चन में जो हम समझाएं उसके अनुसार आप भी समझ गए होंगे 100% कि तीसरा क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है वो पूरा तरह से क्या है, गलत है। ऐसे गलत है क्योंकि तीसरा क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन में लिखा है 3,4 ब्रैकेट के साथ, केवल 3,4 और ब्रैकेट लिखता तो बिलोंग्स टू का साइन होता, एकदम 100% सही है, क्योंकि ये पूरा 3,4 एक साथ सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। इस सेट का 3,4 पूरा एक साथ ब्रैकेट में इसका एक एलिमेंट है, इसका एक एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट को खाली लिखोगे, खाली एलिमेंट को उतारे जैसे था ब्रैकेट के साथ था उधर उतारे, बिलोंग्स टू का साइन देंगे। अगर एलिमेंट को हूबहू उतार के अपने मन से तू ब्रैकेट दे रहा है तो यहां या तो ये चिन्ह होना चाहिए या तो ये चिन्ह। लेकिन तीसरा का तीसरा ऑप्शन में एलिमेंट को उतार के और फिर अपने से ब्रैकेट लगाया है, तो ये दोनों में से कोई एक चिन्ह ना होना चाहिए, क्योंकि अब ये सबसेट ना हो गया, ना कि बिलोंग्स टू होगा। बिलोंग्स टू के लिए ब्रैकेट नहीं देना है, और ये दोनों सबसेट या प्रॉपर सबसेट के लिए ब्रैकेट अपने मन से देना है। अब तीसरा ऑप्शन में ब्रैकेट अपने मन से दे दिया, देना चाहिए ये दोनों ऑप्शन, लेकिन दे दिया है बिलोंग्स टू वाला ऑप्शन। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। चौथा नंबर में बोला बाबू आर जो है से रियल नंबर का सेट है। हम लोग जान रहे हैं कि रियल नंबर को आर से दर्शाते हैं। क्यूब जो है सो रैशनल नंबर का सेट है। हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। तो कहता है कि आर में क्यू घटा देंगे तो कौन सा नंबर आएगा, किस नंबर का सेट बनेगा, कौन सा नंबर आएगा, बताइए कौन सा नंबर आएगा। हम लोग जानते हैं बाबू आर का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर जो होता है से रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का समूह को बोला जाता है, दोनों को मिश्रण को बोला जाता है, दोनों का समूह को बोला जाता है। रियल नंबर जो होता है से रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का समूह होता है, मिश्रण होता है। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, इरैशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होता है से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रण होता है, समूह होता है। उसका दोनों को जब मिला देते हैं तब कैसा संख्या बनता है, रियल नंबर। तो अब खुद बताइए कि रियल नंबर में अगर हम लोग रैशनल नंबर घटा दें यानी परिमेय संख्या को घटा देंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर, और इसका संकेत क्या है, टी है। इसका मतलब चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कौन सा लग रहा है, डी लग रहा है। पांचवा नंबर में दो सेट का क्रॉस दिया बाबू, दो सेट का क्रॉस, -1,0, 1,0, फिर 1,3, फिर आपका 2,4 और फिर 3,5, दो सेट का क्रॉस दिया है। तो कहता है
कि सेट ए का कौन एलिमेंट है, सो पूछ रहा है। बोले इसमें से कौन कौन एलिमेंट सेट ए का है, जान जाइए, तुरंत एकदम आंसर दीजिएगा। कभी भी पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए। देखिए कभी भी दो सेट को क्रॉस करते बाबू, दो सेट को क्रॉस, तो जो क्रॉस करने बाद पेयर में जो एलिमेंट आता है, जोड़ा में जो एलिमेंट आता है, जोड़ा में, उस जोड़ा में या पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट होता है, पहला, वो देखिए क्रॉस के पहले कौन है, उसका एलिमेंट होगा, उसका एलिमेंट होगा। जो दूसरा एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, वो क्रॉस के बाद देखिए कौन सेट है, वो उसका एलिमेंट होगा। यार कितना आसान है। कभी भी दो सेट को क्रॉस करेंगे, एलिमेंट हमेशा जोड़ा में आएगा, पेयर में आएगा, पेयर का हर पहला एलिमेंट क्रॉस के पहला सेट का होगा। पेयर का हर सेकेंड वाला एलिमेंट, बाद वाला एलिमेंट क्रॉस के सेकेंड वाला सेट का एलिमेंट होगा। आपसे पूछा गया बताइए सेट ए का कौन एलिमेंट होगा, कौन कौन होगा, -1, 1, 1, 2, 3। सुने, और आप लोग एक बात ये भी जानते हैं कि कभी भी सेट में एक ही एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, यानी फाइनल आंसर होगा -1, 1, 2, 3, ये आंसर होगा। छठा में दो को सेट दिया बाबू, x, y, z। अरे सुन रहे हो, एक b दिया है, a, b। देखो कितना मस्त क्वेश्चन आ रहा है। a में 3 एलिमेंट दिया है, x, y, z। b में 2 एलिमेंट दिया है, a, b। तो कहता है कि a क्रॉस b में के को एलिमेंट होगा, a क्रॉस b में के को एलिमेंट होगा। बहुत आसान। कभी भी दो सेट का एलिमेंट पता हो आपको और दोनों का क्रॉस में के को एलिमेंट होगा, सो पूछ रहा है, तो दोनों सेट का कुल एलिमेंट को आपस में क्या किया जाता है जानते हो, गुना किया जाता है। कितना आसान है। सेट ए में 3 एलिमेंट, सेट बी में 2 एलिमेंट, तो दोनों को क्रॉस करने के बाद टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो सेट ए की एलिमेंट की संख्या गुना सेट बी एलिमेंट की संख्या। सेट ए में 3, सेट बी में 2, आंसर होगा 6। यानी ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितना होगा, 6 होगा। मान लो एक घर है, उसमें 5 सदस्य है, दूसरा घर है उसमें 3 सदस्य है। अब दोनों घर के सदस्यों को आपस में गुना करके निकालना है, तो टोटल के गो जोड़ा बनेगा, यानी जोड़ा आपस में पेयर के आएगा। तो एक में 5 गो था, उसमें 3 गो था, टोटल 15 गो जोड़ा बनेगा। सुने, 15। कितना आसान। 7वां नंबर में लिखा हुआ है fx बराबर, रूट के अंदर में x - 3 लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है इसका डोमेन कितना होगा। डोमेन पूछ रहा है, डोमेन। देखो बाबू 11 क्लास का एक कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर कंपटीशन में पूछता है और 2-3 क्वेश्चन हमेशा रहता है। यहां तक कि इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, डोमेन कितना होगा, रेंज कितना होगा। आपको स्पेशली डोमेन और रेंज का भी वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाला है। मैथ का हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है समझना, जो हर कंपटीशन में पूछता है, उसको बहुत अच्छा से शानदार तरीके से बेहतरीन ढंग से आसान भाषा में पूरे आसान बना करके उसका वीडियो हम बहुत जल्दी डालने वाले यूट्यूब में। इसलिए जरूर जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो, नया वीडियो देखते रहो, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है। सुने, चलिए तो सबसे पहले बोला इस क्वेश्चन में इसका डोमेन क्या होता है, जल्दी समझिए डोमेन का मतलब क्या होता है। बाबू कोई भी क्वेश्चन लिखा हो, उसका डोमेन का मतलब होता है कि x का मान, उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में x वेरिएबल का काम कर रहा है, तो इसका डोमेन का मतलब हुआ बाबू कि इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल यानी जो x है, उसका मान, x का मान कहां से कहां तक हो सकता है।
कहां से कहां तक हो सकता है, तक हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है, इस क्वेश्चन का या जो भी जैसे भी लिखा हुआ है उस शर्त को मानते हुए इस वेरिएबल का मान कहां से कहां तक होगा। अगर उस वेरिएबल का मान आपको कहां से कहां तक है ये पूछ रहा है तो उसी को डोमेन बोलते हैं। और अगर इस वेरिएबल का मान जहां से जहां तक होगा उसको बैठाने बाद इस पूरे क्वेश्चन का उत्तर कहां से कहां तक आएगा उसको रेंज बोलते हैं। बहुत बढ़िया समझाएगा भाई, एक लाइन में थोड़ा जल्दी जल्दी सुनो। अगर कोई क्वेश्चन में वेरिएबल प्रेजेंट है तो वो वेरिएबल का मान कहां से कहां तक ले सकते हो, ताकि जैसे लिखा हो उसका शर्त के अनुसार कहां से कहां तक ले सकते हो, उसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन मतलब वेरिएबल का मान कहां से कहां तक होगा। अब उस वेरिएबल का मान जहां से जहां तक होगा उसको बैठाने के बाद क्वेश्चन का आंसर कहां से कहां तक आएगा उसको रेंज बोलते हैं। तो हमको 7वां क्वेश्चन में डोमेन पूछा है, मतलब इस वेरिएबल का मान पूछा है कहां से कहां तक होगा। अब ये वेरिएबल जो है से रूट में लिखा हुआ है। अब आपको रूट का शर्त, रूट का कंडीशन के अनुसार सोचना है कि इसका मान कहां से कहां तक होगा। अब आइए थोड़ा सिखाते हैं। कभी भी कोई भी संख्या रूट में लिखा रहता है, कोई भी संख्या रूट में लिखा रहता है तो हम लोग जानते हैं कि वो संख्या हमेशा 0 या तो 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि रूट में कभी भी कोई संख्या नेगेटिव में नहीं लिखा रहता है। क्योंकि नेगेटिव में लिखा रहेगा तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं हम लोग, और रूट में कभी भी नेगेटिव में आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा, और पॉजिटिव में मिलेगा तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब कभी भी रूट में कोई संख्या लिखा रहेगा तो उसका शर्त क्या होगा कि वहां 0 और 0 से बड़ा होगा। तो यहां x-3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि x-3 जो होगा से 0 या 0 से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव देना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब हुआ 0 या तो 0 से बड़ा, तो इसका मतलब x-3 जो होगा से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 3 को इधर ले जाएंगे, इसका मतलब x का मान क्या है, x का मान आया ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 3 भी होगा और 3 से बड़ा होगा। 3 से बड़ा कुछ भी होगा, 3 से बड़ा मतलब 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 10 करोड़ों लाखों यानी इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो x का मान होगा वो कैसा मान होगा, 3 भी होगा और 3 से बड़ा होगा। 3 भी होगा, बराबर का चिन्ह आ गया, और 3 से बड़ा भी होगा। तो 3 से बड़ा कहां तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब x का मान कैसे लिखाएगा, 3 या 3 से बड़ा, और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसका मान कहां से कहां तक हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। इसका मतलब उसको कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इंफिनिटी। अब इसी को इंटरवल में लिखना है। आपको इसके पीछे वाला क्वेश्चन में बताएं कि जिधर इक्वल टू का साइन उधर बड़ा ब्रैकेट, और जिधर इक्वल टू का साइन नहीं उधर छोटा ब्रैकेट, और कभी भी इंफिनिटी तरफ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है, ये भी आप जान जाइए। इंफिनिटी तरफ हमेशा छोटा ब्रैकेट। तब कौन सा ऑप्शन होगा, 3 तरफ बड़ा ब्रैकेट वाला और इंफिनिटी तरफ छोटा ब्रैकेट वाला। 8वां में बाबू साइन 30 डिग्री कोस 15 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 15 डिग्री लिखा हुआ है।
बाबू हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन बी जो 8वां नंबर में क्वेश्चन है, यानी जो ये ऊपर में लिखा हुआ देखिए तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बी देखिए तो ये कौन फॉर्मूला में हुआ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 15। ए का काम कौन कर रहा है? 30 और बी का काम कौन कर रहा है? 15। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी 30 प्लस 15 और 30 प्लस 15 कितना आ गया? 45 और साइन 45 का मान कितना आ गया? 1/√। कितना आसान है। नोमा में आपको वैल्यू पूछा है, 10 19 π/3 का वैल्यू पूछा है कि इसका मान कितना होगा। 10 19 π/3 का मान पूछा है बाबू। कभी भी ट्रिगोनोमेट्री का एंगल पाई में रहेगा यानी रेडियन में रहेगा तो सबको थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। सब स्टूडेंट डिग्री को बहुत बढ़िया से समझ लेता है। डिग्री वाला एंगल वाला ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन उसको थोड़ा आसान लगता है बनाने में, समझने में। तो जब भी आपको दिक्कत हो रेडियन में बाबू तो आप उसको डिग्री में बदल लो, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले इस एंगल को हम लोग डिग्री में बदलते हैं। डिग्री में बदलने के लिए पाई के जगह पर कितना लिखेंगे? 180। पाई के जगह पर कितना लिखेंगे? 180। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। हल कीजिए कितना आ गया? 60 बार में कट जाएगा। 19 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो कितना आएगा? 19 6 कितना? 114 और 1 0 बैठ गया यानी कितना आ गया? 10 का एंगल में 1140। अब इसको हल करो। हल करने का क्या नियम है बाबू? 1140 को 90 से भागा देंगे। 90 से भागा दीजिए, एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा? 24। फिर उतर जाएगा 0, कितना हो गया? 240। 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर 240 को 2 बार में भागा देंगे तो 180। बचेगा कितना बाबू? 60। तो यहाँ कितना लिखाएगा? 60 लिखाएगा। नहीं धसा, अरे 1140 में 90 से भागा दे दो। एक बार में पहले किया, कितना बचा? 24। 0 उतर गया, 2 बार में गया, कितना बच गया? 60। तो 1140 को लिख सकते हैं 90 गुना 12 प्लस कितना? 60। अरे भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो 1140 को लिख दिए 90 गुना 12 प्लस 60। इन्हीं को कोई दिक्कत? अब आइए नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि 90 के साथ अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या, तो रेशियो नहीं बदलेगा यानी 10 ही लिखाएगा। विषम संख्या में रेशियो बदल जाता है, 10 का रेशियो कोट होता है, लेकिन सम संख्या रेशियो नहीं बदलेगा। यहां 60 है, 60 लिखाएगा। अब आपको समझना है कि प्लस होगा कि माइनस, पीछे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, ये समझना। चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहां देखते हैं। यहां देखते हैं बाबू, यहां होता है 0 डिग्री, यहां होता है 90 डिग्री, यहां 180 डिग्री, यहां 270 डिग्री, यहां 360 डिग्री। 90 को हम 90 गुना 1 लिख सकते हैं, 180 को 90 गुना 2, 270 को 90 गुना 3 और 360 को 90 गुना 4। फिर अगर हम आगे घूरते हैं तो यहाँ 90 गुना 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 9, 10, 11, यहाँ क्या होगा? 12 होगा। आपका क्या है एंगल? 90 गुना 12। तो 90 गुना 12 ई लाइन वहां पर होगा, 0 डिग्री वाला लाइन वहां पर, यानी 360 डिग्री वाला लाइन वहां पर। उसके बाद प्लस 60 है, इसका मतलब 0 डिग्री वाला लाइन में 60 जोड़ना है। तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू काची में होता है? प्लस में। इसका मतलब यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस चिन्ह लगेगा। लेकिन वही यहाँ माइनस रहता, माइनस, तो यानी 0 डिग्री
यानी 0 डिग्री वाला लाइनवा में आपको घटाना है, तो नीचे ना जाते और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 का मान माइनस होता है, तो क्या यहां लगाना पड़ता, माइनस चिन्ह लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ प्लस है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक मान क्या होता है, प्लस में, इसलिए कौन सा चिन्ह होगा, प्लस। तो आपका फाइनल आ गया प्लस में 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, √3। क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है बाबू, किसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है, कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का मान कितना दिया, -2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है। आप लोग पढ़े बाबू ट्रिगोनोमेट्री में 2 तरह का वैल्यू होता है, एक प्रिंसिपल वैल्यू, एक जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का मान अगर पता है तो उसका आंसर 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में 2 आंसर आएगा, 2 आंसर, केगो आंसर आएगा, 2 आंसर, वही आंसर को प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में, उसका आंसर 0 और 360 के बीच में जो होगा उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री हो उसका आंसर 0 और 360 के बीच में 2 ही आंसर हो सकता है, यानी 0 और 360 के बीच में 2 आंसर आएगा, वही दोनों आंसर उस ट्रिगोनोमेट्री का क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। और अगर कुछ भी आंसर हो सकता है, जितना आंसर हो सकता है, सारा आंसर अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो उसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है, यानी आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है, वो भी किसके किसके बीच में, 0 और 360 के बीच में। अच्छा एक बात ये भी जानो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 आंसर हो सकता है लेकिन 360 नहीं होता है, ये भी याद रखिए, भुला गए होंगे। कैसे निकालेंगे बाबू, कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे और ट्रिगोनोमेट्री का मान माइनस में दे दे, वही थोड़ा टफ है। माइनस वाला, प्लस वाला बड़ी आसान है। माइनस वाला कैसे निकालते हैं से देखो, माइनस में दिया रहेगा बाबू, उसको सबसे पहले आपको प्लस मान लेना, प्लस, अपने से प्लस मान लीजिए। प्लस मानने के बाद फटाक से मेरे आंसर निकालिए, कितना डिग्री का मान होगा, तो कोसेक +2 है तो कितना डिग्री मान होगा, 30 डिग्री मान, यानी π/6 रेडियन का मान होगा। आप बोलोगे सर यही आंसर, अरे ये आंसर नहीं, ये तो अपने से मानने के बाद आया ना, और वो भी ये प्लस में ना आया, आपको माइनस वाला का पूछना। कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस वाला पूछे, पहला स्टेप अपने से उसको प्लस मान लो। प्लस मानने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालो, तुरंत पहला क्वाड्रेंट का एंगल निकाल लो। अब देखो माइनस का पूछा है, तो अब पता करो कि जिसका माइनस का पूछा है वो कौन कौन क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो कोसेक जो होता है सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब यही दोनों क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर होगा। यही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर होगा। अब ये थर्ड फोर्थ कैसे निकलेगा, तो थर्ड फोर्थ निकालने के लिए पहले आपको फर्स्ट का निकालना होगा। माइनस में रहेगा तो अपने से प्लस मान के निकालना होगा। अब बोलोगे सर ठीक हम प्लस मान के फर्स्ट वाला निकाल लेंगे, तो थर्ड और फोर्थ वाला आप कैसे निकालेंगे। थर्ड और फोर्थ वाला निकालने का देखिए नियम है, कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना हो, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था ना, तो 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल को जोड़ देना। 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल को जोड़ देना। 180 मतलब पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल को जोड़ देना। कभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल निकालना हो तो 360 में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल को क्या करना, घटा देना। 360 यानी 2 पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल को क्या करना, घटा देना। अब कोई फर्स्ट ईयर सोच रहा है सर तनी सेकेंडो वाला बता देते, बोल फर्स्ट वाला तो सबको जानते हैं, प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, माइनस को प्लस मान के निकाल ले।
बोल सेकेंड में जरूरत पड़ा तो कैसे निकालेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालने के लिए 180 में फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल वाला को घटाया जाता है। सेकेंड का निकालना है 180 में फर्स्ट वाला घटाएंगे, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में, प्लस मान के फर्स्ट वाला निकाल लेंगे और सेकेंड का एंगल का जरूरत है तो 180 में घटा देना, वही आंसर। थर्ड का जरूरत है 180 में जोड़ देना, वही आंसर। फोर्थ का जरूरत है 360 में घटा देना, वही आंसर। यही तीनों का जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट वाला तो सबको जानते हो। इस क्वेश्चन में आपको थर्ड और फोर्थ का जरूरत है, तो थर्ड वाला निकालने के लिए 180 में जोड़िए यानी पाई में जोड़िए, तो पाई में जोड़ दीजिए फर्स्ट वाला कितना है पाई/6। एगो और कहां होगा फोर्थ का, फोर्थ के लिए 360 में घटा दीजिए फर्स्ट वाला यानी 360 यानी 2 पाई में घटा दीजिए, घटा दिए 2 पाई में पाई/6। हल कीजिए 6 पाई 1 पाई 7 पाई/6, यहाँ आ गया 6 दूनी 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6, 11 पाई/6 यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 पाई/6, 11 पाई/6 यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। अभी तक 10 क्वेश्चन बताइए ये 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? सुने, बहुत ढंग से बताएं, बहुत बढ़िया से समझाएं, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। अभी 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, सारा क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, स्टेटस जरूर लगाना। सारा अपना दोस्त ग्रुप, जितना भी ग्रुप चलाते हो आप लोग, जितना भी ग्रुप को जानते हो, जितना भी स्टूडेंट लोग जो भी ग्रुप में जुड़े हैं, सारा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा, सबको बोलिए स्टेटस लगाने, बढ़िया से वीडियो देखने। और किन्हीं को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, किसी तरह का जानकारी लेना हो हमसे, तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हो 749 43 391। ये नंबर पर फोन कीजिए। किसी तरह का 11 और 12 का मैथ में, 9 और 10 का मैथ में, किसी तरह का कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वीडियो में ही आपको नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया, नहीं सुन पाया, नहीं दिखा अच्छा से, नहीं दिखा अच्छा से, बिंदास होके पूछिए, कभी भी पूछिए। और अगर ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है तो जरूर मैसेज कीजिए, बताइए। धन्यवाद।